कर रखा गया है उसे क्या बोलते हैं। तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी कि हम नीचे से खड़े हुए हैं और हमें कैब के बारे में पता करना है कि किस तरफ कौन सी कैब है। तो अगर हम लोगों की रूफ के ऊपर देखें, रूफ इक्विपमेंट चेक करें, अगर रूफ इक्विपमेंट हमारी ओर है, जिस तरफ हम खड़े हुए हैं उस तरफ रूफ इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो हमें मालूम है कि रूफ इक्विपमेंट जो लगा कर रखा गया वो कॉरिडोर नंबर 1 के ऊपर लगा कर रखा गया है, 1 के ऊपर लगा कर रखा गया है। तो जब हम रूफ इक्विपमेंट की साइड में खड़े हैं, रूफ इक्विपमेंट की ओर मुंह किया हुआ है, हमने लोगों की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं और रूफ इक्विपमेंट हमारी ओर अगर है तो हमारे लेफ्ट साइड में कैब नंबर 1 होता है और राइट साइड में कैब नंबर 2 होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोगो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। कैब 1 से जहां से ड्राइवर साहब चला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, उनके पीछे वाला जो कॉरिडोर होता है वो कॉरिडोर 1 कहलाता है और एएलपी के पीछे वाला कॉरिडोर जो है वो कॉरिडोर 2 कहलाता है। और कॉरिडोर 1 के ऊपर ही रूफ इक्विपमेंट लगे हैं, तो हमें नीचे से ही पता चल जाता है रूफ इक्विपमेंट देखकर कि किस तरफ कैब 1 है और किस तरफ कैब 2 है। अभी कैब 1 के अंदर अगर हम जाएं तो कैब 1 के अंदर जाने के बाद हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो हमें ड्राइवर कंट्रोल डेस्क मिलती है, जिसके ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जहां से खड़े होकर के ड्राइवर साहब गाड़ी को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। वहां डिफरेंट गेजेस मिलेंगे, जैसे हमारे डीजल लोगों के कंट्रोल स्टैंड पर मिलते थे। नाच बढ़ाने घटाने के लिए थ्रॉटल रहता था, यहाँ एमपी रहता है। उसके बाद रिवर्सल हैंडल लगाने का स्लॉट रहता था, यहाँ भी रहता, वहां रिवर्सल बोलते थे, यहाँ एमपीजे बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ गेजेस लगे रहते हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और ओएचई का वोल्ट मीटर। एक नॉच रिपीटर लगा रहता है, A9 SA9 मिलते हैं, वाल्व उनके कटआउट काट मिलते हैं वहीं कंट्रोल डेस्क के पास। वहीं हमें हार्न के पुश बटन मिलते हैं। एएलपी की साइड में देखें तो वीसीडी का यूनिट मिल जाता है, रीसेट यूनिट, फ्लैशर यूनिट मिल जाता है, सॉन का बजर मिल जाता है और ऑटो फ्लैशर का बजर मिलता है। आरएस या इमरजेंसी फ्लैप हैंडल भी एएलपी की साइड में लगाकर रखा गया। उसके बाद ड्राइवर और एएलपी और लोको पायलट के लिए सीट है, जहां से खड़े होकर या बैठकर वो गाड़ी चलाते हैं। उनके पीछे की ओर देखें तो जो एएलपी और एलपी के बीच वाला पोर्शन है, वहां एक कैबिनेट बनाकर रखी गई है, वो कहलाती है TPN1। ये देखें, यहाँ एएलपी रहेंगे और यहाँ यहाँ एलपी रहेंगे और यहाँ एएलपी रहते हैं। लेफ्ट साइड में एलपी और राइट साइड में एएलपी। एलपी के पीछे वाला कॉरिडोर नंबर 1 और एएलपी के पीछे वाला कॉरिडोर नंबर 2। तो एलपी और एएलपी के बीच में एक कैबिनेट बनाकर रखा गया, इसे बोलते हैं TPN1। और जो बेबी कंप्रेसर या ऑक्सिलरी कंप्रेसर जिसकी हमने बात की, वो इसी TPN1 के अंदर मिलता है। वहां ऑक्सिलरी कंप्रेसर लगाकर रखा गया, जिसके द्वारा हम ईआर प्रेशर बनाते हैं, इनिशियली पेंटो रेस करने के लिए और डीजे क्लोज करवाने के लिए। उस कंप्रेसर का स्विच, एमसीपीए बेबी कंप्रेसर हो गया, मोटर हो गई उसकी, उसका जो स्विच है वो है जेडसीपीए, वो भी इसी TPN1 के अंदर मिलता है। इसी TPN1 के अंदर हमें मिलता है ईआर, इमरजेंसी रिजर्वायर, जिसमें हम प्रेशर बनाकर रखते हैं। उसके ऊपर एक कटआउट काक लगा हुआ है, कहलाता है RAL काक। अगर वो काक खुला रहे तो कंप्रेसर के चलने पर जो हवा बन रही है, कंप्रेस्ड एयर बन रही है, वो ईआर के अंदर जाती है। काक बंद रह जाए तो ईआर चार्ज नहीं होगा। उसी ईआर के ऊपर आप देखते हैं गेज लगा हुआ है, जिसमें ईआर का प्रेशर देख लेते हैं। उस ईआर के नीचे एक ड्रेन काक लगा हुआ है, जिसके द्वारा हम ईआर रिजर्वायर के मॉइस्चर को ड्रेन करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो हम बेबी कंप्रेसर से प्रेशर बनाते हैं, वो कितना बनाते हैं? 6.5 से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा की जरूरत हमें इनिशियल नहीं होती। लेकिन यदि कंप्रेसर लगातार चलता रहे तो प्रेशर लगातार बनता रहेगा, और प्रेशर यदि ज्यादा बनता रहेगा तो कंप्रेसर को ईआर में प्रेशर भेजने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कंप्रेसर ओवरलोड होगा, छोटा सा कंप्रेसर है, गर्म होगा तो जल जाएगा। ऐसा ना हो तो उसकी सुरक्षा के लिए कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व लगाकर रखा हुआ है। बेबी कंप्रेसर की पाइपलाइन के ऊपर है लगा हुआ है बेबी कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व। क्या सेटिंग है? 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ईआर का प्रेशर बढ़ते बढ़ते 8.5 kg
8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उससे ज्यादा हो जाए तो कंप्रेसर जो बेबी कंप्रेसर लगा हुआ है उसे ओवरलोडिंग से बचाने के लिए बेबी कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व लगाकर रखा गया है। सेफ्टी वाल्व ऑपरेट हो जाता है, बढ़े हुए प्रेशर की हवा वहीं से बाहर निकलती रहती, कंप्रेसर पर लोड नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहां मिलती है? टीपीएन 1 के अंदर। बेबी कंप्रेसर के साथ भी एक ड्रेन कॉर्क लगा हुआ है, तो पाइपलाइन का प्रेशर है उसे निकालना हो या उसमें मॉइस्चर हो गया उसे निकालना हो तो उसके लिए लगा हुआ है। तो ये सब टीपीएन 1 के अंदर लगा हुआ है। अब लोको पायलट के पीछे एक कैबिनेट और बनाकर रखा हुआ है, कहलाता है टीपीएन 2। ये देखिए, ये लोको पायलट के पीछे जैसे यहां दरवाजे से चढ़ेंगे एकदम सामने पड़ता है टीपीएन 2। और इस टीपीएन 2 के अंदर जो भी लगाया वो सारा का सारा ब्रेक सिस्टम का सामान लगाकर रखा है। ब्रेक सिस्टम के वाल्व वगैरह लगे हुए हैं। तो WHE5 लोको जो अपने पास अवेलेबल है, हमने देखा है उनमें ब्रेक सिस्टम कौन सा लगा हुआ है? IRAB1 ब्रेक सिस्टम। IRAB1 इंडियन रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम। उस सिस्टम के जो भी वाल्व और कॉक रहते हैं वो वाल्व और कॉक मोस्टली इस टीपीएन 2 पैनल के अंदर लगाकर रखे गए। इसी तरीके से एक पैनल ALP के पीछे भी बना हुआ है, कहलाता है टीपीएन 3। उस पैनल के अंदर 2 कंपार्टमेंट है, ऊपर वाला कंपार्टमेंट खाली है और नीचे वाले कंपार्टमेंट के अंदर हैंड ब्रेक असेंबली लगाकर रखी गई। हैंड ब्रेक का लगाकर रखा गया है। जब भी हमें हैंड ब्रेक लगाना है, लोगों को अनमेंड छोड़ना है, खड़ा रखना है, तो उस स्थिति में हैंड ब्रेक कसता रहता है। और वो हैंड ब्रेक कहां लगा हुआ है? टीपीएन 3 के अंदर, यानी कैब नंबर 1 में ALP के पीछे वाले कंपार्टमेंट में लगाकर रखा गया है। इसके अलावा अगर लोगों को मॉडिफाई किया हुआ है, इन सब टीपीएन को कंपार्टमेंट बनाने के वजह से जो ड्राइवर केबिन थी, लोको पायलट और ALP के खड़े होने की जगह थी वो बहुत कम रह गई। उस जगह को बढ़ाने के लिए कैब मॉडिफाई किए गए और जब कैब मॉडिफाई किए गए तो ये टीपीएन 1, टीपीएन 2, टीपीएन 3 हटा दिए गए। टीपीएन 1 और टीपीएन 2 का सामान कॉरिडोर नंबर 1 की साइड में कैब 1 के पीछे लगा दिया गया, यानी इसी कैब के पीछे यहाँ ये खाली जगह दिख रही थी, इस जगह के ऊपर टीपीएन 1 और टीपीएन 2 का सामान लगा दिया। यहीं लगा दिया बेबी कंप्रेसर, यहीं इमरजेंसी रिजर्वायर लगा दिया, उसका कटआउट कार्ड लगा दिया और जो ब्रेक सिस्टम के इक्विपमेंट थे वो पैनल के ऊपर लगा कर के पैनल माउंटेड ब्रेक सिस्टम बना दिया। और वो सारी की सारी चीजें कहां हो गई हैं? कॉरिडोर नंबर 1 की ओर अंदर। तो यहाँ आगे जगह बन गई और कैब बढ़ गई। इसी तरीके से टीपीएन 3 के अंदर जो हैंड ब्रेक लगाकर रखा गया था, हैंड ब्रेक असेंबली लगी थी, उसे भी कॉरिडोर नंबर 2 की ओर ALP साइड से पीछे की ओर कैब 1 के पीछे दीवार पर लगा दिया गया, हैंड ब्रेक वहां शिफ्ट कर दिया गया। तो ये टीपीएन 1, टीपीएन 2, टीपीएन 3 जो थे ये कैब से हट गए और कैब में स्पेस बढ़ गया। ये मॉडिफाइड लोको के अंदर। नॉर्मल लोको है तो वैसे ही मिलेगा, टीपीएन 1 ALP और LP के बीच में, टीपीएन 2 LP के पीछे और टीपीएन 3 ALP के पीछे। उसके बाद कैब डोर खोलकर अंदर आ जाए कॉरिडोर से, तो अंदर आने पर हम देखते हैं ये कैब 1 के पीछे का सामान है, कैब नंबर 1 के पीछे। तो यहाँ क्या क्या मिलता है हमें? मेन कंप्रेसर मिलते हैं 3, 1, 2 और 3 ये लगे हुए हैं। देखो MCP1, MCP2 और MCP3 ये कंप्रेसर है जिनका काम है कंप्रेस्ड एयर तैयार करना, जिससे MR चार्ज होते हैं और जहां जहां भी हमें कंप्रेस्ड एयर की जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करते हैं सिस्टम में और उसके अलावा ब्रेक सिस्टम के लिए। उसके अलावा यही मिलता है MVMT1। MVMT1 बोले तो TM बोले तो ट्रैक्शन मोटर, V फॉर ब्लोवर और उसकी मोटर। तो MVMT1 TM ब्लोवर मोटर नंबर 1। तो ये ब्लोवर है, 1 नंबर है, तो ये बोगी नंबर 1 की ओर लगा हुआ है और इसका काम वही है जो FTTM का काम होता था हमारे डीजल लोको में। FTTM क्या काम करता था? ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को हवा के द्वारा ठंडा करता था। तो वही काम यहाँ MVMT1 करता है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को हवा के द्वारा ठंडा करता है। हवा भेजकर प्रेशर से, फोर्स से ट्रैक्शन मोटर पर हवा भेजता है और उन्हें ठंडा करवाने का काम करता है। वहां हमारे पास जो FTTM था वो कैसे था? गियर ड्रिवन था,
लेकिन यहाँ सारी की सारी ऑक्सिलरी मशीन जो लगाकर रखी गई हैं वो सब 3 फेज एसी ऑक्सिलरी मशीन हैं, 3 फेज सप्लाई से चलती हैं, 380 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई से काम करती हैं। तो ये उसके साथ मोटर लगी है जो ब्लोअर को चलाती है। जब ब्लोअर चलेगा तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को हवा भेजेगा और हवा के द्वारा उन्हें ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ देखें आप, ये ब्लू कलर का एक पूरा कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, इसी कंपार्टमेंट को बोलते हैं हाई टेंशन कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट 3 पार्ट में बटा हुआ है। इधर देखें लिखा हुआ है BA1, BA2, BA3। तो BA1 के अंदर हम देखें, ये जो कंपार्टमेंट है यहां हमें मिलते हैं J1, CTF1 और शंटिंग कॉन्टैक्टर। यहीं देखें आप, नीचे लगा हुआ है एक ATFEX, ये एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर है, फ्रैक्शन एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर फॉर फ्रैक्शन एक्साइटेशन। डायनेमिक ब्रेकिंग के समय, सभी को मालूम है डीजल में भी डायनेमिक ब्रेक है। डायनेमिक ब्रेकिंग के समय जब आप डायनेमिक ब्रेक लेते हैं तो 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर की फील्ड जो है वो एक साथ सीरीज में जुड़ती है और मेन अल्टरनेटर के अक्रॉस कनेक्ट होती है, ताकि अल्टरनेटर जो भी आउटपुट दे रहा वो ट्रैक्शन मोटर की फील्ड में जाए। वहां लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट होती हैं और घूमता हुआ आर्मेचर जब उनको काटता है तो करंट जनरेट करता है। मोटर जनरेटर की तरीके से काम करना शुरू कर देती है और जब जनरेटेड करंट जनरेट होती है तो वो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करती है, जिसकी वजह से आर्मेचर की स्पीड कम होती है, रिड्यूस होती है। इसी को बोलते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। तो यहां भी वही डीसी सीरीज मोटर है, डायनेमिक ब्रेक लगाने पर वही काम होगा। 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर की फील्ड जुड़ेगी, उन्हें एक्साइटेशन सप्लाई मिलेगी, तब उनके अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगी। घूमता हुआ रोटर जब उन्हें काटेगा तो जनरेटर की तरीके से मोटर काम करेगी और आर्मेचर के घूमने की गति कम होगी, कंट्रोल होगी। इसी को बोलते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। तो उन ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को सप्लाई देने के लिए जो सप्लाई जाती है वो इसी ATFEX के थ्रू जाती है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर फॉर फील्ड एक्साइटेशन। कब? डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान। तो डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान जब हम एमपी से नाच लेते हैं तो ग्रेजुएटर तो ऑपरेट होगा। जो ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग थी TFWR, उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे और उसका आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में देने के बजाय इस ATFEX में दिया जाता है। इसके थ्रू सप्लाई जाती है RSI 1 के अंदर, जहां वो AC से डीजल में DC में कन्वर्ट होगी, उसके बाद SL में जाएगी और फिर ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को मिलती है। तो ये एक ही के थ्रू 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को सप्लाई मिलती है। जबकि ट्रैक्शन में क्या होता था, TFP1 और TFP2 दो अलग अलग वाइंडिंग थी, उनके थ्रू सप्लाई जाती थी। लेकिन यहां सीधा ATFEX के थ्रू RSI 1 के थ्रू सप्लाई जाती है और 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को सप्लाई मिलती है। उसके बाद MVRF, ये फ्रैक्शन ब्लोअर मोटर है। MVRF रेडिएटर फैन की ब्लोअर मोटर। ट्रांसफार्मर को ये डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान ग्रिड्स को ठंडा करने के लिए जो हवा भेजते हैं वो MVRF के थ्रू जाती है। जैसा हमारा डीजल लोको में BKBL मोटर लगाकर रखी गई थी, उसी तरीके से यहाँ MVRF मोटर लगी है, फ्रैक्शन ब्लोअर मोटर है। डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान ये मोटर चलती है और ग्रिड्स को ठंडा करवाने का काम करती है, हवा के द्वारा ठंडा करती है। तो इस मोटर को चलाने के लिए जहां ये डीसी मोटर लगी हुई है वहां तो ट्रैक्शन मोटर की जनरेटेड करंट से इसे सप्लाई दी जो ग्रिड्स में जा रही है, जैसा डीजल में दी थी। लेकिन कुछ लोगों में ये MVRF डीसी की जगह AC लगी हुई है, 3 फेज AC ऑक्सिलरी है। तो जहां 3 फेज AC ऑक्सिलरी लगाकर रखी गई है, MVRF AC वाली लगी हुई है, वहां एक इसके लिए लाइन कॉन्टैक्टर लगा है C108, जो डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान पिकअप होता है और उस दौरान आर्नो की आउटपुट सप्लाई से यह मोटर चलती है और डायनेमिक ब्रेकिंग ग्रिड्स को हवा के द्वारा ठंडा करवाने का काम करती है। जहां डीसी है उस लोको में C108 नहीं मिलेगा, वहां ट्रैक्शन मोटर की जनरेटेड करंट से ही इस मोटर को सप्लाई दी गई है और उसी से चलती, जैसा डीजल में BKBL चलती है। लेकिन जहां AC MVRF लगाई गई है उन लोकोमोटिव्स में एक अलग से कॉन्टैक्टर लगाया C108, जो कि डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान पिकअप होता है
और उसके पिकअप होने के बाद ये मोटर आर्मो से सप्लाई लेती है और काम करना शुरू करती है। उसके बाद अगला कंपार्टमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको। तो ये ट्रांसफार्मर की हाउसिंग है जिसके अंदर मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग TFWR जो आपने पढ़ी थी वो है। पावर ट्रांसफार्मर उसकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों TFP और TFP1 एंड TFP2, और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के लिए जो TFWR है वो भी इसके अंदर, TFWA वो भी इसी के अंदर लगाकर रखी गई। यानी जितनी भी बाइंडिंग्स हैं जिनसे हम सप्लाई उठा रहे हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर है, एक हाउसिंग के अंदर। इसी के ऊपर लगा हुआ है टैप चेंजर या ग्रेजुएटर, जिसे हम रिमोटली एमपी के द्वारा ऑपरेट करवाते हैं। एमपी से नाच लेते हैं तो क्या होता है, ग्रेजुएटर ऑपरेट होता है, और ग्रेजुएटर के ऑपरेट होने से जो नंबर ऑफ टर्न्स है ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग पे वो बढ़ते या घटते हैं। जैसे जैसे हम नाच बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न्स का आउटपुट बढ़ता है, और जैसे जैसे नाच घटाते हैं वैसे आप आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न्स घटते हैं। इसी को ग्रेजुएटर को ऑपरेट करवाने के लिए इसकी SMGR है, सर्वो मोटर फॉर ग्रेजुएटर, हवा के द्वारा ऑपरेट करवाते हैं इसे। उस सर्वो मोटर को सिग्नल देते हैं एमपी के थ्रू, वो ऑपरेट होती है, हवा को जाने का रास्ता देती है, तो ग्रेजुएटर की आर्म ऑपरेट होती है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के टर्न्स बढ़ते हैं या घटते हैं। यही देखें आप इसी के सामने कॉरिडोर नंबर 1 की ओर अगर हम आते हैं तो एक बीबी बॉक्स लगा हुआ है। ये बीबी बॉक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हमें हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर जाना होता है तो हमें लोगों को ग्राउंड करना है। हाई टेंशन यानी कि जहां हाई वोल्टेज सप्लाई है उन कंपोनेंट्स की सप्लाई कट ऑफ करने के बावजूद भी उनमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की जो सप्लाई है अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमारी बॉडी के थ्रू वो सप्लाई पास हो जाती है और हमें शॉक लगता है। वैसा ना हो तो उन इक्विपमेंट्स को पहले हम ग्राउंड कर लेते हैं, उनके अंदर जो भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की सप्लाई है उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम उन कॉन्टैक्ट्स को और उन कंपोनेंट्स को हाथ लगाते हैं। तो इस बीबी बॉक्स के ऊपर हमें लोग को ग्राउंड करने के लिए एक ZPT जैसा सॉकेट मिलता है जिस पर ZPT की चाबी लगाते हैं, उसे घुमाते हैं 3 बजे की पोजीशन से घुमाकर 7 बजे की पोजीशन में लाते हैं। फिर HOM का हैंडल फ्री होता है। HOM बोले तो मेन अर्थिंग स्विच, उसका हैंडल फ्री होता है। उस हैंडल को हम नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। जब उसे ऊपर की ओर उठाएंगे तो उस HOM हैंडल के 2 कांटेक्ट हैं, एक के थ्रू पूरा रूफ इक्विपमेंट ग्राउंड हो जाता है और दूसरे के थ्रू मेन ट्रांसफार्मर ग्राउंड होता है। रूफ इक्विपमेंट ग्राउंड हो गया तो ऊपर जो भी OHE की सप्लाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था वो खत्म हो गया पेंटो रूफ बार वगैरह में। और जब हमने नीचे डीजे का मेन कांटेक्ट ग्राउंड कर दिया तो ट्रांसफार्मर और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अंदर जो भी सप्लाई थी वो भी सारी ग्राउंड हो गई, खत्म हो गई। अब हम पावर सिस्टम के किसी भी इक्विपमेंट को हाथ लगा सकते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद और भी काम होते हैं। जब हम HOM हैंडल को ऑपरेट करते हैं तो जो हमारा पेंटो के सर्किट में आपने देखा होगा एक VD का बॉक्स का डब्बा या HOM का एक वो बनाया होगा आपने पेंटो के सर्किट में पॉइंट बनाया होगा, तो उससे क्या होता है जो हमारी एयर सप्लाई जा रही थी VEPT वाल्व को वो HOM के पाइपलाइन के थ्रू जा रही थी। जब हम HOM हैंडल को नॉर्मल से उठाकर ग्राउंड वाली पोजीशन पर रखते हैं तो वो पोर्ट बंद हो जाता है। अभी अगर कोई ZPT लगाना भी चाहे VEPT वाल्व को एनर्जाइज भी करे तो VEPT वाल्व तक हवा ही नहीं जाएगी, पेंटो उठ नहीं सकता। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी दी हुई है कि आप अंदर काम कर रहे हैं, दूसरा कोई आपका साथी गया वो ZPT की दूसरी चाबी ले गया और उसने लगाकर पेंटो उठाने की कोशिश किया, डीजे क्लोज करने की कोशिश की तो पेंटो ही रेस नहीं होगा, डीजे क्लोज होना ही नहीं। ठीक। और इसी के साथ जब आप HOM हैंडल को ऑपरेट कर देते हो, ऊपर की ओर उठा देते हो तो उसके ऊपर कुछ चाबियां लगी हैं जिन्हें बोलते हैं फिचेट की। वो चाबियां फ्री होती है, उनको घुमाकर अनलॉक करके हम निकाल सकते हैं। फिचेट की जो है वो आपके हाई टेंशन कंपार्टमेंट में जो दरवाजे हैं उनके इंटरलॉक की चाबियां हैं। अभी आपके लोगों को बहुत पुराने हो गए, इंटरलॉक काम नहीं करते तो उनमें लैच लगा कर रखा है, लेकिन जब लोगों को नया रहता है तो उनमें इंटरलॉक लगे हुए हैं। जब तक आप फिचेट की निकालकर उस ताले को खोलेंगे नहीं तब तक आप हाई टेंशन में जा नहीं सकते।
और फिचट की हमेशा जितनी आपको इस्तेमाल करनी, जितने ताले खोलने उससे एक ज्यादा निकालते हैं और उसको जेब में रखते हैं। जो ताले में लग गई वो तो लगी है, अब मान लो कोई लौट के भी आ गया और उसने ताला बंद किया और फिर फिचट की लगाई, बार-बार नॉर्मल किया और लोग को एनर्जाइज करना चाहता है, तो आपके जेब वाली चाबी वो कहां से लाएगा? तो अनलॉक हो ही नहीं सकता। लोग को जो ग्राउंड कर रखा वो ग्राउंड ही रहेगा जब तक आप खुद जाकर के उसे ना लगाओ। तो बहुत सारी सेफ्टी दी गई है ताकि किसी भी ह्यूमन लाइफ को कोई भी नुकसान ना हो। तो वो सारी चीजें कहां मिलती है? इस बीबी बॉक्स के ऊपर। यानी लोगों को अगर ग्राउंड करना है तो हमें बीबी बॉक्स के ऊपर जाना पड़ता है, और ये बीबी बॉक्स कहां मिलता है? कॉरिडोर नंबर 1 में हाई टेंशन की दीवार के ऊपर लगा हुआ है। इसी के अपोजिट में देखें आप दूसरी ओर, तो यहाँ ZSM लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है सर्वो मोटर का। इसका इस्तेमाल पहले होता था पुराने समय में, MP से नाच लेते समय इसकी पोजीशन अलग थी, और इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल EEC के दौरान जब काम करते थे, जब BPP पुश बटन या BPR पुश बटन के द्वारा नाच लेना और रिग्रेट करना है तो इसकी पोजीशन अलग होती थी। आजकल उसे बाईपास कर दिया, ये किसी भी पोजीशन पर रहे, MP भी काम करता है और EEC भी काम बराबर करता है। MM बोले तो सर्वो मोटर का मैनुअल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां आप देखें MVSL1 और MVSL2, इस HTC2 में जाने का जो रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है। जैसे ही आप यहां से अंदर घुसते हैं तो आपको MVSL1 मिलती है रूफ फ्लोर में नीचे, और उसके बाद MVSL2 मिलती है। क्योंकि SL जो लगे हुए हैं वो अंडर ट्रक में लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं। उन SL को ठंडा करने के लिए ब्लोअर मोटर है जो कि हवा के द्वारा उन्हें ठंडा करने का काम करती है। तो ये ब्लोअर मोटर भी जो लगी है ये नीचे लगी, फ्लोर में लगाकर रखी गई है। तो जैसे ही आप अंदर घुसेंगे दरवाजे से तो पहले MVSL1 मिलेगी, बाद में MVSL2। उसके बाद ये HTC3 है, हाई टेंशन कंपार्टमेंट 3, जिसके अंदर BA2 BA3। तो ये BA2 पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ J2 और CTF2 मिलता है। BA3 पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ एक C145 कॉन्टेक्टर मिलता है, ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग कॉन्टेक्टर है, जो कि ट्रैक्शन के दौरान ओपन और ब्रेकिंग के दौरान क्लोज रहता है। उसके बाद लाइन कॉन्टेक्टर है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद शंटिंग कॉन्टेक्टर है और ऊपर शंटिंग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। इस तरफ आप देखते हैं तो यहाँ CTF3 लगा हुआ है और RSI1 और RSI2 है। RSI ब्लॉक नंबर 1 एंड RSI ब्लॉक नंबर 2। ये जैसा हमारे डीजल लोको में होता था, अल्टरनेटर के AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया था? PDR। उसी तरीके से यहाँ भी डायोड कंट्रोल रेक्टिफायर्स ही हैं ये, इनके अंदर भी डायोड लगाकर रखे गए हैं जिनकी मदद से AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करवाने का काम किया जाता है। डीजल लोको में हमारे पास एक ही PDR हुआ करता था, एक ही रेक्टिफायर पैनल होता था, यहाँ 2 रेक्टिफायर पैनल है। आपने फीडिंग सर्किट में देखा था, पावर का फीडिंग सर्किट जो था, TFP1 की सप्लाई RSI1 में आ रही थी और TFP2 की सप्लाई RSI2 में आ रही थी। तो दोनों RSI ब्लॉक यहीं लगाकर रखे गए हैं, और चूंकि इनमें डायोड के थ्रू, हवा के डायोड के थ्रू जो AC है उसे DC में कन्वर्ट करते हैं तो डायोड गर्म हो जाता है। डायोड्स को गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, गर्म होने पर ठंडा करने के लिए हमारे पास डीजल लोको में भी PDR मोटर लगी थी, नहीं लगी थी? PDR ब्लोअर मोटर। वैसे ही यहाँ दोनों RSI ब्लॉक के लिए इनकी ब्लोअर मोटर है MVSI1 एंड MVSI2। इन्हीं ब्लॉक के नीचे लगाकर रखी गई है, नीचे से ऊपर की ओर हवा फेंकती है और डायोड्स को ठंडा करवाने का काम करती है। इसी के साथ साथ इनके जो रोटेटरी स्विच है, कंट्रोलिंग स्विच है, HVSI1 एंड HVSI2, वो भी इन्हीं के ऊपर मिलते हैं। कॉरिडोर नंबर 1 में इनका जो पैनल है, अगर हम कॉरिडोर नंबर 1 के अंदर जाएं तो इनकी दीवार के ऊपर RSI1 के ऊपर HVSI1 और RSI2 के ऊपर HVSI2 मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे आ जाए तो ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं कैप 2 के पीछे का भाग। कैप 2 के पीछे के भाग में अगर लोको पायलट की साइड से देखें पीछे अंदर की ओर, तो एक आर्नो कन्वर्टर मिलता है। आपने पढ़ रखा है आर्नो कन्वर्टर का काम क्या है? सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई में कन्वर्ट करना।
तो जो हम ट्रांसफार्मर की मेन वाइंडिंग से TFWA ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई उठाते हैं, वो सिंगल फेज AC 380 वोल्ट लेते हैं, उस सप्लाई को आर्नो में देकर 3 फेज AC बनवाते हैं, जनरेट करते हैं, और वो भी 380 वोल्ट 3 फेज AC मिलती है, जो कि सारी ऑक्सिलरी मशीन्स को चलाने का काम करती है। उसके अलावा बैटरी चार्जर को वही सप्लाई जाती है, जिससे बैटरी चार्जर 110 वोल्ट DC सप्लाई देता है, जिसके द्वारा कंट्रोल सर्किट, उसके इक्विपमेंट और बैटरियों को चार्ज करवाने का काम किया जाता है। यही देखें आप, MVMT2 लगा हुआ है, यानी कि RTTM, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 2, और इसका काम क्या है, जैसा डीजल लोको में RTTM का था, ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को हवा के द्वारा। और यही हम देखते हैं तो CHB है, बैटरी चार्जर लगा हुआ है, R118 और C118 कॉन्टेक्टर। C118 आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टेक्टर कहलाता है, और R118 आर्नो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। आर्नो को स्टार्ट करने के लिए स्प्लिट फेज देना पड़ता है, तो जब हम BLDJ क्लोज करके BLDJ प्रेस करते हैं, उस दौरान C118 पिकअप होकर R118 को सर्विस में लाता है, और उससे आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिलता है और आर्नो काम करना शुरू कर देता है। आर्नो जैसे ही काम करना शुरू करता है, उसका आउटपुट वोल्टेज बराबर मिलना शुरू होता है, वैसे QCVR रिले या LSCHVA की रिले एनर्जाइज होती है, और उसके एनर्जाइज होने से LSCHVA का लैंप बुझ जाता है। उस लैंप के बुझने पर हम BLDJ को छोड़ देते हैं, डीजे क्लोज हो चुका होता है, और उसको छोड़ते ही ये C118 जो कॉन्टेक्टर है, ये 5 सेकंड ये ड्रॉप हो जाता है, और इसके ड्रॉप होने से जो रेजिस्टेंस सर्विस में आया था वो कट ऑफ हो जाता है। तो ये कैब 1 के पीछे, कैब 2 के पीछे और हाई टेंशन कंपार्टमेंट के सामान की बात थी। अभी अपन चलते चलते कैब 2 में आ गए। तो कैब 2 में आने के बाद यहाँ आप देखें, लेफ्ट साइड में लोको पायलट और राइट साइड में AL। तो लोको पायलट के अगर पीछे हम देखें, दोनों के बीच में देखें, तो यहाँ कैब 1 में क्या था, TPN1 था, यहाँ TK पैनल है, K फॉर कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर का पैनल है, जिसके अंदर हमारे 3 फेज वाले कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं ऑक्सिलरी मशीन्स के। कॉन्टेक्टर से चलने वाली कौन कौन ऑक्सिलरी मशीन्स है हमारे पास, 3 MCP है, एक MVMT1 है, एक MVMT2 है, और MVRH है। और अगर AC MVRF लगी है तो वो भी कॉन्टेक्टर से चलती है। तो इन सारी ऑक्सिलरी मशीन्स के जो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, MCP का कॉन्टेक्टर कौन कौन से है, C101, C102, C103। MCP 1 के लिए 101, 2 के लिए 102 और 3 के लिए 103। इसके अलावा MVMT1 के लिए C105, MVMT2 के लिए C106 और MVRH के लिए C107। और यदि AC MVRF लगी है तो उसका कॉन्टेक्टर है C108। तो ये सारे के सारे कॉन्टेक्टर जो हैं ये TK पैनल के ऊपर मिलते हैं। और ये सभी के सब सारे के सारे कॉन्टेक्टर जो हैं कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स हैं। इनकी कॉइल में बिजली की सप्लाई दी गई तो उनकी कॉइल ऑपरेट होती है और कॉन्टेक्टर को क्लोज करवाती है। बिजली की सप्लाई कट ऑफ हो गई, कॉइल ड्रॉप हो जाएगी, कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा। कहां लगे हैं सारे, TK पैनल। कैब नंबर 2 में लोको पायलट और ALP के बीच में जो पैनल है उसे बोलते हैं TK पैनल, और उसके ऊपर हमारे सारे 3 फेज ऑक्सिलरी मशीन्स के कॉन्टेक्टर्स लगाकर। लोको पायलट के पीछे की ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ TB पैनल, और TB पैनल के ऊपर हमें सारे रोटेटरी स्विचेस, फ्यूजेस और स्पेयर फ्यूजेस मिलते हैं। जितने भी हमारे ऑक्सिलरी मशीन्स के स्विचेस हैं, RSI के स्विच जो छोड़ करके HVSI 1 वहीं लगे हुए हैं, उसके अलावा सारी ऑक्सिलरी मशीन्स के रोटेटरी स्विचेस, HVA बैटरी का स्विच, बैटरी का वोल्ट मीटर, UBA वोल्ट मीटर में वोल्टेज देखने का टॉगल स्विच ZUBA, और सारे फ्यूजेस को टेस्ट करने का ECC का सॉकेट और उसका इंडिकेशन लैंप LECC, और स्पेयर फ्यूजेस। ये सारी चीजें हमें कहां मिलती हैं, TB पैनल के ऊपर, जो कैब 2 में लोको पायलट के पीछे की ओर है, और इसी के ऊपर हमें मिलता है HOBA होबा,
बैटरी अर्थिंग स्विच, हाँ जी नाइफ स्विच है, वो भी इसी टीवी पैनल के ऊपर मिलता है।